मैंने 2023 की शिफ्ट 1 और शिफ्ट सेकेंड का पेपर करा दिया है। ना देखा हो तो देख लेना। ये 29 तारीख की शिफ्ट 1 का है। इसके बाद शिफ्ट सेकेंड का पेपर भी लेकर आएंगे। 2021-22 के ऑलरेडी करा रखे हैं। ना देखे हो तो देख लेना। व्याख्या है, गद्यांश दिया देना, उसके बाद पढ़कर उसके आंसर देने हैं। गद्यांश के हमारे बाल्यकाल के संस्कार ही जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं। अतः यदि शिशु में हमारी संतान ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्त करेगी जिसमें चरित्र तथा सिद्धांतों की विशेषता नहीं है, जिनमें संस्कार जनित अनेक दोष हैं, तो फिर उनके चरित्र पर भी उसी की छाप पड़ेगी और भविष्य में उनके ध्येय भी उसी के अनुसार स्वार्थमय तथा अस्थिर होंगे। शिक्षा एक ऐसा कर्तव्य नहीं है जो किसी पुस्तक को प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक पढ़ाने से ही पूर्ण हो जाता हो, वरन वह ऐसा कर्तव्य है जिसकी परिधि सारे जीवन को घेरे हुए है और पुस्तकें ऐसे सांचे हैं जिनमें ढलकर उसे सुडौल बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते वे ही आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना ही आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का अमूल्य भूषण है, वीरों तथा कर्मयोगियों का इष्ट देव है, सर्वांगीण उन्नति का आधार है। जब कोई व्यक्ति स्वावलंबी होगा, उसमें आत्मनिर्भरता होती, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वह कर ना सके। स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य आ जाए तो वह अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से उसे अवश्य ही पूर्ण कर लेगा। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता। वह जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब होता जाता है। सफलता तो स्वावलंबी मनुष्य की दासी बनकर रहती है। जिस व्यक्ति का स्वयं अपने आप पर ही विश्वास नहीं, वह भला क्या कर पाएगा। परंतु इसके विपरीत जिस व्यक्ति में आत्मनिर्भरता होगी, वह कभी भी किसी के सामने नहीं झुकेगा। वह जो करेगा सोच समझकर धैर्य से करेगा। मनुष्य में सबसे बड़ी कमी स्वावलंबन का ना होना है। सबसे बड़ा गुण भी मनुष्य की आत्मनिर्भरता ही है। तो हमारा ये गद्यांश था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है। फर्स्ट है कि आत्मविश्वास और सहनशीलता। सेकंड है कि अच्छे संस्कार और कर्तव्य निष्ठता। थर्ड है आत्मनिर्भरता और आत्मबल। और फोर्थ है कि धैर्य और स्नेह युक्त व्यवहार। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मनिर्भरता और आत्मबल। सर्वांगीण सफलता यानी सबसे ज़्यादा सफलता प्राप्ति करने का महामंत्र है आत्मनिर्भर होना और आत्मबल होना। व्याख्या भी है कि दिए गए गद्यांश के अनुसार सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र आत्मनिर्भरता और आत्मबल है। नेक्स्ट है कि स्वार्थ में और अस्थिर शब्दों के विलोम रूप हमें बताने हैं। फर्स्ट है कि निस्वार्थी चंचल। सेकंड है आचल मतलबी। थर्ड है निश्चित परार्थी। फोर्थ है निस्वार्थ और गतिहीन। स्वार्थ में और अस्थिर के विलोम। स्वार्थ में मतलब जो स्वार्थ से भरा हुआ होता है, इसका होगा निस्वार्थ। इसका विलोम क्या होगा? निस्वार्थ। वहीं अस्थिर, इसका विलोम होगा गतिहीन। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल हो जाएगा सही। व्याख्या भी है कि स्वार्थ में तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप जो होंगे वो क्रम से निस्वार्थ और गतिहीन होंगे, यानी कि स्वार्थ में का निस्वार्थ, अस्थिर का गतिहीन। नेक्स्ट है कि सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः हैं। फर्स्ट है पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सेकंड है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और पुल्लिंग। थर्ड है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और फोर्थ है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो सफलता होती है, सफलता प्राप्त की जाती है, तो फर्स्ट तो स्त्रीलिंग होगा। सेकेंड कार्य होता है, कार्य जो होता है वो निर्भर करता है, कार्य होता है, तो ये पुल्लिंग होगा। थर्ड है आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता होती है। ठीक है, सफलता प्राप्त की जाती है, कार्य होता है और आत्मनिर्भरता होती है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या है कि प्रश्न में दिए गए कार्य, सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है।
नेक्स्ट स्टेज की जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? पहला है कि आत्मनिर्भर बने, सेकेंड है कि बच्चों में बाल्यकाल से ही अच्छे संस्कार विकसित करें, थर्ड है कि दृढ़ विश्वास जागृत करें और फोर्थ है कि सहनशीलता उत्पन्न करना। इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्मनिर्भर बनना। जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है कि हम आत्मनिर्भर बने। हम अपने जीवन में कभी सफलता हासिल कर सकते हैं जब हम आत्मनिर्भर होंगे। बिना आत्मनिर्भरता के कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर पैसों के लिए दूसरों का मुंह ताकना बहुत गलत है। नेक्स्ट है कि शैशव के शिक्षकों का बच्चों पर क्या असर पड़ता है? कि बच्चे निर्दोष साराबोध होते हैं और शिक्षकों के स्वभावगत गुण दोषों का खास असर नहीं होता। सेकेंड है कि शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चों में आ जाते हैं। थर्ड है कि बच्चों को पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, शिक्षक की व्यक्तिगत जिंदगी से उन्हें क्या लेना देना। और फोर्थ है कि शिक्षक को बच्चों का पाठ्यक्रम पूरा करना, हर बच्चे से कुछ लेना देना नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चों में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। व्याख्या है कि शैशव के शिक्षकों का बच्चों पर इस तरह से असर पड़ता है कि शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष जो हैं वो बच्चों में आ जाते हैं। नेक्स्ट में गद्यांश है, उसको पढ़कर आंसर देने हैं। गद्यांश है कि मृत्युंजय और संघमित्र की मित्रता पाटलिपुत्र के जन जन की जानी बात थी। मृत्युंजय जन जन द्वारा धन्वंतरी की उपाधि से विभूषित व्यक्ति थे और संघमित्र समस्त उपाधियों से विमुक्त भिक्षु। मृत्युंजय चरक और सुसूत्र को समर्पित थे, जो संघमित्र बुद्ध के संग और धर्म को प्रथम का जीवन की संपन्नता और दीर्घायु में विश्वास था, तो द्वितीय का जीवन के निराकरण और निर्वाण में। दोनों में ही दो विपरीत तटों के समान थे, फिर भी उनके मध्य बहने वाली स्नेह सरिता उन्हें अभिन्न बनाए रखती थी। यह आश्चर्य है कि जीवन के उपासक बेकराज को उस निर्वाण के लोभी के बिना चैन ही नहीं था, पर यह परम आश्चर्य था कि समस्त रोगों के मूलों की तरह त्यागने में विश्वास रखने वाला भिक्षु भी वेदराज के मोह में फंस अपने निर्वाण को कठिन से कठिनतर बना रहा है। बेगराज अपनी वार्ता में संघमित्र से कहते, निर्वाण मोक्ष का अर्थ है आत्मा का मृत्यु पर विजय। संघमित्र हंसकर कहते, देह द्वारा मृत्यु पर विजय मोक्ष नहीं है, देह तो अपने आप में व्याधि है। तुम देह की व्याधियों को दूर करके कष्टों से छुटकारा नहीं दिलाते, बल्कि कष्टों के लिए अधिक सुयोग जुटाते हो। देह व्याधि से मुक्ति तो भगवान की शरण में है। बेगराज ने कहा, मैं तो देह को भगवान के समीप जीते ही बने रहने का माध्यम मानता हूँ, पर दृष्टियों का ये विरोध उनकी मित्रता के मार्ग में कभी बाधक नहीं हुआ। दोनों अपने कोमल हास और मोहक स्वर से अपने अपने विचारों को जो थे प्रस्तुत करते रहते। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था? फर्स्ट था कि संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे। सेकेंड है कि संघमित्र शरीर को व्याधि मानते थे। थर्ड है कि संघमित्र जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में विश्वास रखते थे। फोर्थ है कि संघमित्र के अनुसार देह व्याधियों से मुक्ति संभव नहीं थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण को क्या करते थे? भगवान की शरण को मानते थे। व्याख्या भी है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का विचार है कि ये देह व्याधि से मुक्ति भगवान शरण से मानते हैं। नेक्स्ट है कि आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है? पहला मृत्युंजय का, सेकंड है संघमित्र का, थर्ड है चरक और सुसूत्र का, फोर्थ है कि बौद्ध धर्म का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मृत्युंजय का। आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, और ये बात कहना किसका था? मानना मृत्युंजय का था। व्याख्या है कि दिए गए गद्यांश के अनुसार आत्मा का मृत्यु पर विजय होना ही मोक्ष है, और ये कथन मृत्युंजय का है। नेक्स्ट है कि व्याधि और सुयोग शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला है व्या और सु, सेकेंड है आदि और योग, थर्ड है बी प्लस आप और सु, फोर्थ है बी और सु। तो व्याधि और सुयोग में आपको कम से उपसर्ग बताने हैं, तो बी प्लस आदि व्याधि, सु प्लस योग सुयोग। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है कि व्याधि और सुयोग में बी और सु उपसर्ग हैं, ठीक है, बी प्लस आदि सु प्लस योग। नेक्स्ट है कि संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? पहला है कि मृत्युंजय सदा जीवन जीते हुए निर्वाण प्राप्ति के समर्थक थे। संघमित्र जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में विश्वास रखते थे।
सेकंड है कि संघमित्र और मृत्युंजय दोनों मित्र थे और उनके जीवन का सिद्धांत एक जैसे ही थे। थर्ड है कि संघमित्र जीवन को निरोग बनाकर आनंद पूर्वक जीने का, दीर्घायु रहकर उपभोग का आनंद उठाने में समर्थक थे। मृत्युंजय चरक और सुश्रुत को समर्पित थे। जो दोनों फोर्थ है कि मित्र होते भी उनके जीवनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। तो यही सही है कि मित्र होते भी उनके जीवन के सिद्धांत कैसे थे, विपरीत थे। व्याख्या है कि दिए गए गद्यांश के अनुसार संघमित्र और मृत्युंजय दोनों मित्र थे, लेकिन मित्र होते हुए दोनों के जीवन सिद्धांत कैसे थे, विपरीत थे। नेक्स्ट है जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में किसका विश्वास था। पहला है पाटलिपुत्र के राजा का, सेकंड है पाटलिपुत्र की प्रजा का, थर्ड है संघमित्र का और फोर्थ है मृत्युंजय का। सेंस हो जाएगा ऑप्शन डी मृत्युंजय का। जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में मृत्युंजय का विश्वास था। ठीक है, ये हमारा नीचे एक तालिका दी गई है, इस तालिका को पढ़कर हमें आंसर देने हैं। कि सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी थी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 547.5 थी। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि शहर बी में एक साथ अल्फा, बीटा और गामा के उपयोगकर्ता की कुल संख्या शहर एच में एक साथ अल्फा, बीटा और गामा उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत कम है। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21.05%। और इसको हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11,250 है। इसको सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि शहर ए में अल्फा और बीटा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या ई में बीटा और गामा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 85.71%। ठीक है, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है कि शहर डी में एक साथ अल्फा, बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का शहर आई में एक साथ बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या से अनुपात क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/11। तो इस तरह से सॉल्व करें। एक ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ के आधार पर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हमारा क्वेश्चन है कि कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 187%। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है कि कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x+40 है, x+40 है। कक्षा 8 और 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है, तो बाई x का मान ज्ञात करना है। सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी 250। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और 250 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि कक्षा 7 और कक्षा 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या कक्षा 9 और कक्षा 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी 198। ठीक है, इतना हमारा अंतर है। नेक्स्ट है कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5 है और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 से लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है, तो कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5:6। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 प्रत्येक में छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की वृद्धि होती है, तो 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 946 है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि तालिका का अध्ययन करना। ये हमारी तालिका है और इसके आधार पर क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। 2 तालिका और 2 ग्राफ, टोटल 5-5 यानी कि 20 नंबर का पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2018 से 19। व्याख्या है कि इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9.57%। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है कि 2015 से 16, 2019 से 20 तक औसत बचत घाटा करोड़ में कितना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8,337 करोड़ है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है कि वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2018 से 19। नेक्स्ट है कि कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक रहा है। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि हमें इसको एक ग्राफ दे रखा है और उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कि यदि सूट का छूट परसेंट और लाभ परसेंट समान है तो सूट का अनुमानित अंकित मूल्य ज्ञात करें। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3,478 है। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है कि टी शर्ट पर छूट परसेंट और लाभ परसेंट का अनुपात 7:5 है। टी शर्ट का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2,248। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि जींस और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है तो साड़ी पर अनुमानित छूट परसेंट ज्ञात करो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1:32%। और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है यदि जींस का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से ₹420 अधिक है और शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ₹750 है तो शर्ट पर छूट का प्रतिशत ज्ञात करना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18.27%। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है कि सूट का लागत मूल्य जींस के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20%। और इस तरह से इसको दे रखा है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित मराठा प्रमुख और उनके क्षेत्रों के संबंध से हमें मिलान करना है, जैसे कि सिंधिया इंदौर, होलकर नागपुर, गायकवाड़ा उज्जैन, भोंसले बड़ौदा। तो किसका किससे सम्मेलन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि फर्स्ट का सी है, यानी कि सिंधिया का क्या है उज्जैन है। ठीक है, सिंधिया किससे रिलेटेड है उज्जैन का। सेकंड का ए है, यानी होलकर किससे संबंधित है इंदौर से। थर्ड का डी है, यानी कि गायकवाड़ा किससे संबंधित है बड़ौदा से। और फोर्थ का बी है, यानी कि भोंसले किससे संबंधित है नागपुर से। तो हमारी अगर सिंधिया की बात करें तो सिंधिया जो होगा उज्जैन से संबंधित है। अगर हम बात करें होलकर की वो इंदौर से संबंधित है। अगर हम बात करें गायकवाड़ा की तो बड़ौदा से है। और अगर हम बात करें भोंसले की तो वो हमारे नागपुर से संबंधित है। व्याख्या भी है कि सिंधिया और उससे संबंधित क्षेत्र हैं, जैसे कि सिंधिया उज्जैन से, होलकर इंदौर से, गायकवाड़ा बड़ौदा से और जो भोंसले हैं वो नागपुर से हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया, यानी कि वो कौन सा बौद्ध स्थल था जिसमें महिलाएं पहली बार संघ में नियुक्त हुई थी। ऑप्शन ए है सारनाथ, सेकंड है वैशाली, थर्ड है श्रावस्ती, फोर्थ है राजगीर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली। वैशाली वो बौद्ध स्थल है जहाँ पर महिलाओं को पहली बार संघ में क्या किया गया था, संघ में नियुक्त किया गया था। व्याख्या भी है कि बौद्ध धर्म में महिलाओं को पहली बार प्रवेश आनंद के आग्रह पर वैशाली में दिया गया। प्रजापति गौतमी सबसे पहले संघ में शामिल हुई थी। वैशाली के लिच्छवियों ने यहाँ पर कूट ग्रामशाला नामक विहार बुद्ध को दान में दे दिया था। बौद्ध धर्म में पहली बार महिलाएं किसने प्रवेश किया था, आनंद के आग्रह पर वैशाली में किया था। कहाँ किया था, वैशाली में। किसके आग्रह पर, आनंद के आग्रह पर। और प्रजापति जो गौतमी थी वो सबसे पहले इस संघ में शामिल हुई थी। कौन, प्रजापति गौतमी। और वैशाली ने लिच्छवियों के यहाँ पर कूट ग्रामशाला नामक विहार बुद्ध को दिया था, दान में दे दिया था। नेक्स्ट है कि वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है वेदांग, ऑप्शन बी है उपनिषद, ऑप्शन सी है आरण्यक, ऑप्शन डी है ब्राह्मण।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपनिषद। वेद का जो अंतिम भाग होता है उसको उपनिषद के नाम से जानते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा को ग्रहण करना। भी है कि उपनिषद वैदिक ग्रंथ है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद वेदों के 4 घटक हैं। इनमें से उपनिषद जो है वो वेदों का अंतिम घटक है, इसे ही हम कहते हैं वेदांत। और उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से 13 बहुत ज्यादा फेमस है। तो वेद कितने हैं? वेद है 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पहला वेद हमारा ऋग्वेद है और लास्ट वाला जो अंतिम है वो अथर्ववेद है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है और अथर्ववेद सबसे नवीनतम है, ये भी याद रखना। वही जो हमारा यजुर्वेद है इसमें यज्ञ के बारे में बताया गया है। सामवेद में संगीत की चर्चा है। अथर्ववेद में जादू टोने की बात कही गई है। वहीं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये वेदों के घटक हैं। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये क्या है? ये चारों ही वेदों के घटक, जिसमें से जो है वो उसका अंतिम घटक जो है वो उपनिषद को माना जाता है और इसे ही कहते हैं वेदांत। इनकी संख्या 108, जिसमें से 13 बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट बाबर ने किस स्थान पर राणा सागा और उनके सहयोगियों को हराया था? ऑप्शन ए है खानवा, सेकंड है चौसा, थर्ड है चंदेरी, फोर्थ है मालवा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए खानवा। मुगल सम्राट बाबर थे, उन्होंने राणा सागा को खानवा के युद्ध में हराया था। इनकी एक ट्रिक भी है कि पानी पीकर, खाना खाकर चंदेरी चले घाघरा उठाकर। 1526 में बाबर ने पानीपत का युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के खिलाफ। इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। फिर 1527 में इसने खानवा का युद्ध लड़ा था राणा सागा के साथ। फिर इसने 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा था और 1529 में इसने घाघरा का युद्ध लड़ा था और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चले घाघरा उठाकर। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट है, याद रखना बाबर के युद्ध। व्याख्या है कि मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी राजस्थान के निकट खानवा में 1527 ईस्वी में राणा सागा और उनके सहयोगियों को हराया था। बाबर ने राणा सागा के विरुद्ध युद्ध को जिहाद का नाम दिया था और जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। कब की थी? 1526 में की थी। किस युद्ध के बाद की थी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके खिलाफ लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा गया था। ठीक है, इसने लोदी वंश का अंत कर दिया था। वहीं 1527 में कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी राजस्थान के निकट में हुआ था। इसके साथ राणा सागर उनके सहयोगियों को इसने हराया था। कौन सा नारा दिया था इस युद्ध में? जिहाद का नारा दिया था। और कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि। तो पूछ ले जिहाद का नारा कौन से युद्ध में किया गया? तो आपसे पूछ ले जिहाद का नारा कौन से युद्ध में दिया गया? खानवा के युद्ध में। गाजी की उपाधि कब धारण की गई? गाजी की उपाधि भी खानवा के युद्ध में ही धारण की गई थी। नेक्स्ट है कि कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? फर्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935, सेकेंड है बेबल योजना 1945, थर्ड है 1909 का परिषद अधिनियम, फोर्थ है भारत सरकार अधिनियम 1919। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1909 का परिषद अधिनियम। 1892 के सुधारों का विस्तार था, तो 1909 का परिषद अधिनियम 1892 के सुधारों का विस्तार था। व्याख्या भी है कि 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के सुधारों का विस्तार था। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर उन्हें बहुमत प्रदान किया गया, जबकि 1892 के सुधारों में केंद्रीय और प्रांतीय विधायक में सरकारी सरकारों का क्या था? सदस्यों का इनका बहुमत था। ठीक है, तो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम ये 1892 के सुधारों का विस्तार था और ये सबसे छोटा अधिनियम हमारा था। नेक्स्ट है कि 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया? यानी कि 1920 में जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पहला किसान मार्च था वो किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, सेकेंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है मोतीलाल नेहरू, फोर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू।
1920 में जो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च था, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आयोजित किया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जहाँ बड़ा इमामबाड़ा स्थित है और नवाबों का शहर कहते हैं। और इसके में जो आगरा शहर है वो भी उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी ने की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल हैं। 24 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाते हैं। पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं। वहीं इसका जो ये प्रतापगढ़ जिला है, ये आंवले के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। 1920 में जो था वो असहयोग आंदोलन हुआ था, जो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड के वजह स्थगित कर दिया गया था। 12 फरवरी 1922 को याद रखना। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने शुरू किया था। महात्मा गांधी की जन्म जो था वो 2 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी को 1915 को ये भारत वापस लौट कर आए थे दक्षिण अफ्रीका से, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। 1918 में खेड़ा किया था। 1920 में असहयोग आंदोलन किया था। 1931 में साविनी अवज्ञा आंदोलन किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। और इनका जो समाधि स्थल है उसे राजघाट कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और इन्हों ही चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। और 14 नवंबर को इनकी जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि बच्चों के प्रिय थे। ठीक है, और इन्होंने ही प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च आयोजित किया था 1920 में। मोतीलाल नेहरू जो थे, इन्होंने जो था वो स्वराज पार्टी का गठन किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के पहले गृह मंत्री थे, यानी कि उप प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने ही बारडोली की महिलाओं ने 1928 में बारडोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि दी थी। ये सब याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि बुरहानपुर में स्थित अशीरगढ़ किला, जिसे दक्खन का दरवाजा के नाम से जानते हैं, किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? फर्स्ट है शिवदत्त अहीर, ऑप्शन बी है ईश्वर सेन अहीर, थर्ड है आशा अहीर, और फोर्थ है रुद्र सिंह अहीर। सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी, आशा अहीर। व्याख्या भी है कि बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ का किला है, जिसे दक्खन का दरवाजा के नाम से जानते हैं। 15वीं शताब्दी में यदुवंशी राजा अहीर के द्वारा ये बनवाया गया था। ये किला अपने आधार से 259.1 मीटर ऊंचा है। इस किले के अंदर एक मस्जिद, शिव का मंदिर और एक महल है। तो असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? बुरहानपुर में। क्या कहते हैं इसे? दक्खन का दरवाजा। किसने बनवाया था? यदुवंशी राजा आशा अहीर के द्वारा। कब? 15वीं शताब्दी में। कितना ऊंचा है? 259.1 मीटर है। इसके अंदर क्या है? एक मस्जिद है, शिव का मंदिर है और एक महल है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। वे भारत के किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, सेकंड है हरियाणा, थर्ड है गुजरात और फोर्थ है राजस्थान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। जो मोतीलाल तेजावत थे, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्या थे? एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। ये भारत के कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? तो राजस्थान से हैं संबंधित। वहीं राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। इससे पहले हम राजपूताना के नाम से जानते थे। राजस्थान के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा, और वर्तमान में यहाँ 41 जिले हैं। वहीं गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, जो पंजाब की भी कैपिटल है, स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। ठीक है, इसे भारत का हृदय भी कहते हैं, क्योंकि ये भारत के मध्य में स्थित है। न हमारी व्याख्या भी है कि आदिवासियों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध मोतीलाल तेजावत का संबंध राजस्थान से है। इन्होंने सबसे पहले चित्तौड़ जिले के मातृकुंडिया नामक स्थान पर सन 1921 में एका आंदोलन का सूत्रपात किया। सन 1939 में इन्हें प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, तो आदिवासियों के मसीहा के नाम से कौन फेमस है? मोतीलाल तेजावत का संबंध है राजस्थान से, और आदिवासियों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले चित्तौड़ जिले के मातृकुंडिया नामक स्थान पर 1901 में एका आंदोलन का किया था सूत्रपात, और प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था। कब? 1939 में लिया था।
नेक्स्ट है कि 2021 से 22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें हैं। सबसे अधिक 263 खदानें भारत के कौन से राज्य में हैं? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, थर्ड है झारखंड और फोर्थ है छत्तीसगढ़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इसकी कैपिटल है भोपाल, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, झारखंड की कैपिटल है रांची, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। नेक्स्ट हमारा है कि किसके नेतृत्व में मंडी परिषद हुआ? ऑप्शन ए है आजाद हिंद फौज, INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, ऑप्शन बी है गदर पार्टी, थर्ड है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, फोर्थ है अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी, बी गदर पार्टी। गदर पार्टी के नेतृत्व में मंडी परिषद हुआ था। मंडी षड्यंत्र हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, और इसके नेतृत्व में ही मंडी पर षड्यंत्र हुआ था। वही INA यानी आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। व्याख्या है कि हिमालय की मंडी की जनता ने स्थानीय शासक एवं उसके वजीर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से तंग आकर सन 1914 से 15 ईस्वी में गदर पार्टी ही दाराम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इसे गदर की गूंज, गदर संदेश, ऐलाने जंग नाम से जाना जाने लगा। इसमें मियां जवाहर सिंह और खेरगढ़ी की रानी ने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान की। तो हिमालय की मंडी की जनता ने स्थानीय शासक और उसके वजीर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से तंग आकर गदर पार्टी जो थी 1914-15 में हीर देराम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, थर्ड है आजाद हिंद फौज, फोर्थ है स्वराज पार्टी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुस्लिम लीग। व्याख्या भी है कि मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। सबसे पहले प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो था वो कलकत्ता में मनाया गया था। इस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। तो किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने। कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। क्या मनाया था? सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। सबसे पहले कहाँ मनाया गया था? कलकत्ता में। और इसमें किसकी सरकार थी? मुस्लिम लीग की सरकार थी। नेक्स्ट है कि लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। ये दुनिया के कौन से देश में स्थित है? पहला है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा है तुर्की, थर्ड है केन्या, फोर्थ है ओमान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केन्या। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है और ये दुनिया के केन्या देश में है स्थित। ठीक है। कौन सी? लेक तुर्काना। व्याख्या भी है कि लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है और इसका बेसिन इथोपिया, केन्या, दक्षिणी सूडान और युगांडा में है विस्तारित। लेक तुर्काना कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील कहाँ है? इथोपिया, केन्या, दक्षिण सूडान और युगांडा में। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया? ऑप्शन ए है सर HG चैंपियन, ऑप्शन बी है जादव पयांग, थर्ड है डिट्रिच बेंड्रिस, फोर्थ है EP स्टीविंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर HG चैंपियन। किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? सर HG चैंपियन के द्वारा 1936 में भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया। व्याख्या भी है कि सर HG चैंपियन के द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का किया गया था वर्गीकरण। 1968 में चैंपियन एवस्के सेठ ने मिलकर स्वतंत्र भारत के लिए इसे पुनः प्रकाशित किया। यह वर्गीकरण पौधों की संरचना, आकृति, विज्ञान, पदार्थ स्वरूप पर था आधारित और वनों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित कर उपवर्गों में बांटता था। आगे हमें नदियां दी गई हैं, राज्य दिए गए हैं, कौन सी नदी किस राज्य में बहती है, जैसे कि कामेर, बैतरणी, गिरना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और हर्षदेव असम। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फर्स्ट का डी यानी कि कामेग ये असम से है। सेकंड का ये यानी कि वैतरणी उड़ीसा। थर्ड का बी यानी कि गिरना महाराष्ट्र। और फोर्थ का सी यानी कि हंसदेव के छत्तीसगढ़। तो कामेग कहाँ है? कामेग नदी जो है वो असम में बहती है, बहुत फेमस है। कौन सी नदी? कामेग नदी। कहाँ बहती है? असम में। असम की कैपिटल है दिसपुर, ठीक है। और यहाँ कामाख्या मंदिर भी स्थित है। वहीं वैतरणी नदी कहाँ बहती है? उड़ीसा में। वैतरणी कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ भगवान जगन्नाथ का पुरी और भगवान कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, जिसे ब्लैक पैगोडा और पुरी को व्हाइट पैगोडा कहते हैं। वहीं गिरना नदी कहाँ है? गिरना नदी जो है ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। हंसदेव कैपिटल कहाँ है? ये हंसदेव नदी कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़ में। उसकी कैपिटल है रायपुर। तो कामेग कहाँ है? असम में है। और हमारी वैतरणी कहाँ है? उड़ीसा में है। गिरना कहाँ है? हमारी महाराष्ट्र में। सही हो जाएगा। कामेग है असम में, वैतरणी उड़ीसा में, गिरना महाराष्ट्र में और हंसदेव छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है कि चबीमुरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए फेमस है। वो कौन से राज्य केंद्र प्रशासित प्रदेश में है? फर्स्ट है सिक्किम, सेकंड त्रिपुरा, थर्ड असम और फोर्थ है मेघालय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, मेघालय की शिलांग, सिक्किम की गंगटोक, असम की कैपिटल है दिसपुर। असम में कामाख्या मंदिर स्थित है। और जो हमारा ये त्रिपुरा है ये बांग्लादेश को 3 ओर से घेरे हुए है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये 4 राज्य और पश्चिम बंगाल, टोटल 5 राज्य अपनी बाउंड्री टच करते हैं साथ। और सिक्किम ये नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। व्याख्या है कि चबीमुरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ियों की दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पन्नों के लिए फेमस है। ये कौन से राज्य में स्थित है? ये भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गॉडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं? फर्स्ट है दूसरी, सेकंड है पहली, थर्ड है तीसरी, फोर्थ है चौथी। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थर्ड यानी कि तीसरी। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना को हम गॉडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। कौन सी योजना को? तीसरी। व्याख्या है कि भारत की जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसको हम गॉडगिल योजना के नाम से भी जानते थे। इस पंचवर्षीय योजना के अन्य क्षेत्र के साथ साथ भारत के रक्षा क्षेत्र पर भी अपना मुख्य ध्यान केंद्रित किया था। तो किस योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जानते थे? भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना को। नेक्स्ट है कि 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई? ऑप्शन ए है आर्टिकल 62, ऑप्शन बी है आर्टिकल 61, ऑप्शन सी है आर्टिकल 63, ऑप्शन 4 है आर्टिकल 64। इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 61। संसद के द्वारा नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी 1981 के अधिनियम 61 के तहत दी गई थी। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी के विचार कौन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे? फर्स्ट है राजा चलैया समिति, सेकंड है रेकी समिति, थर्ड है टेलकर टास्क फोर्स और फोर्थ है नरसिम्हन समिति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केलकर टास्क फोर्स। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार केलकर टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। व्याख्या है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले केलकर टास्क फोर्स द्वारा 2000 में प्रस्तावित किया गया। इसका उद्देश्य मौजूदा जटिल और खंडित कर ढांचे को एकीकृत कर प्रणाली में बदलना था, जो अनुपालन को सरल बनाए, कैस्केडिंग को कम करे और आर्थिक एकीकरण को क्या दे? बढ़ावा। नेक्स्ट है कि क्रांति के चरण फर्स्ट 1970 से 80 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल वाटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? फर्स्ट है यूरोपीय संघ, सेकेंड है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, थर्ड है खाद्य और कृषि संगठन, फोर्थ है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोपीय संघ, ठीक है। EEC यानी कि द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। ऑप्शन ये सही है। वहीं यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड और FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
व्याख्या भी है कि भारत की युद्ध क्रांति के चरण फर्स्ट 1970-80 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ और फिर ईईसी द्वारा उपहार में दिए गए स्किप्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था। इसके लिए एनडीडीबी ने कार्यक्रम की योजना बनाई और ईईसी सहायता की वितरण पर क्या की बातचीत की। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन डेज को किया गया था। उद्घाटन संसद भवन पुराना में प्रिंसेप के चैम्बर में हुआ था। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 28 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 25 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 28 जनवरी 1948। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था, जो कि संसद भवन यानी कि अब पुराना जो है उसमें प्रिंसेप के चैम्बर में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, हमारी व्याख्या भी है कि 28 जनवरी 1950 को भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन पुराने संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेप में हुआ, जहां भारत का संघीय न्यायालय 1937 से 1950 तक 12 वर्षों तक बैठा था। तो भारत का एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के 2 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, जो 1937 से 1950 तक 12 वर्षों तक बैठा था। नेक्स्ट है कि राजस्थान पहला राज्य था जहां 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इसे सबसे पहले राजस्थान के कौन से जिले में हुआ था लागू? बहुत फेमस है और कई बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए है कोटा, सेकंड है जोधपुर, थर्ड है नागौर, फोर्थ है सिरोही। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागौर। राजस्थान राज्य के नागौर जिले में सबसे पहले 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। वहीं पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में है। टोटल इसमें 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लाए गए थे। 24 अप्रैल 1993 से लागू किए गए, इसलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। संविधान का जो भाग है वो 9 इससे संबंधित है, ये भी याद रखना हो। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में लागू किया गया था। व्याख्या भी है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। नागौर इसका जिला था। 2 अक्टूबर 1959 को जो था इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया? ऑप्शन ए है देना बैंक, सेकंड है कैनरा बैंक, थर्ड है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ है विजया बैंक। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विजया बैंक। व्याख्या है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण 1969 के दौरान जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें शामिल है इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, देना बैंक और यूनियन बैंक। ठीक है, जबकि प्रथम चरण के दौरान विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। 1969 में जो बैंकें शामिल थी उसमें इलाहाबाद, केनरा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, देना बैंक और यूनियन बैंक थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है कि कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? पहला है सदस्यों का नामांकन, दूसरा है अप्रत्यक्ष चुनाव, थर्ड है सदस्यता का कार्यकाल और फोर्थ है महाभियोग की शक्ति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाभियोग की शक्ति। कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो जो महाभियोग की शक्ति है वो राज्यसभा को करती है किससे अलग? विधान परिषद से अलग। व्याख्या भी है कि जो महाभियोग की शक्ति है वो राज्यसभा को प्राप्त है, यानी कि महाभियोग कौन कर सकता है? ये वाली शक्ति राज्यसभा को है प्राप्त है, जबकि राज्यों के विधान परिषद को महाभियोग की शक्ति प्रदान नहीं है। ये विशेषता राज्यसभा को राज्यों की विधान
विधान परिषद से अलग करती है। इसीलिए अन्य विशेषताएं राज्यसभा और विधानसभा दोनों को प्राप्त है, लेकिन महाभियोग की शक्ति ये सिर्फ राज्यसभा को ही प्राप्त है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। फर्स्ट है कि बांस का पेड़, सेकंड है शिनकोना का पेड़, थर्ड है नीलगिरी का पेड़ और फोर्थ है जिंकागो का पेड़। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनकोना का पेड़। कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है, तो सिनकोना का पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए क्या दवा जो है वो प्रदान करता है। हमारी व्याख्या है कि मलेरिया के इलाज के लिए जो सिनकोना वृक्ष की दवा है ये प्रदान की जाती है। इसका छाल का उपयोग कर उपचार किया जाता है और आमतौर पर कहाँ प्राप्त होता है, ये आमतौर पर केरल में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि तारे जो चमकते हैं इसका कारण क्या होता है। फर्स्ट है कि धूल के जो कण होते हैं उनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, सेकेंड है कि बादलों के द्वारा प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन, थर्ड है कि तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय परिवर्तन, फोर्थ है कि पानी की बूंदों के द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण। सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, तारों के चमकने का कारण क्या होते हैं, तारे इसलिए चमकते हैं क्योंकि तारों के प्रकाश का क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। व्याख्या भी है कि तारों के चमकने का कारण होता है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश किरणें और अन्य विद्युत चुम्बकीय तरंगे हमारे वायुमंडल से होती हैं प्रवाहित और वायु घनत्व और ऊंचाई से भिन्नता के कारण जो होती है वो विचलित होती हैं। तो तारों के चमकने का कारण क्या होता है, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन तब होता है जब ये प्रकाश किरणें और अन्य विद्युत चुम्बकीय तरंगे हमारे वायुमंडल में होती है प्रवाहित। ठीक है, और ये वायु घनत्व और ऊंचाई की भिन्नता के कारण होती है प्रचलित। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं। फर्स्ट है यूक्रेन, सेकंड है आयरलैंड, थर्ड है कनाडा, फोर्थ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो मैंने इसके कई बार वीडियो बना रखा है, अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखते होते हैं बहुत ईजी है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड से और आयरलैंड ने खुद इसे स्पेन से ग्रहण किया है। हमारे संविधान के जो भाग है 4 उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की चर्चा है। आर्टिकल 36 से लेकर 91 तक है और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, वहीं हमारे जो है इसमें टोटल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में हमारी नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है जो कि हमने लिखे गए हैं अमेरिका से। हमारे पास पहले 7 थे लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, वर्तमान में अब 6 मौलिक अधिकार हैं। चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो हमने आयरलैंड से ग्रहण किए हैं। फिर 4 का ये है मूल कर्तव्य जो हमने रसिया से लिया है, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, पहले नहीं थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, फिर हमारा 5 आता है संघ सरकार से संबंधित, छठा आता है राज्य सरकार से संबंधित, ये सभी आते हैं, इनको याद कर लेना। तो हमने नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए हैं। व्याख्या है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से ग्रहण किए हैं। सशस्त्र केंद्र की अवधारणा कनाडा के संविधान से, मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिया है। सशस्त्र केंद्र की अवधारणा कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन की बात करें तो उसके नामांकन को समाप्त कर दिया गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के जो 2 सदस्य नामांकित किए जाते थे वो समाप्त कर दिए गए हैं। तो ये 104वां संशोधन हुआ था 2019 में। टोटल अब वर्तमान में हमारे पास 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट करा अभी रिसेंटली करंट अफेयर में जो थी उसमें अभी रिसेंटली हमारा 106वां हुआ था संविधान संशोधन, तो वर्तमान में हमारे पास 106 संविधान संशोधन हुए हैं। और भारतीय संविधान का जो 104वां संशोधन था ये 2019 के दौरान लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त करता है और जो अनुसूचित जाति होती है और जनजाति उसके आरक्षण को 10 वर्षों के लिए जो है वो बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है कि पूरी दुनिया से सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन कौन सा है, यानी पूरी दुनिया में सबसे तेजी से कौन सा संसाधन घट रहा है। पहला है सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी, सेकेंड है फॉरेस्ट यानी कि वन, थर्ड है एयर यानी कि वायु, फोर्थ है वाटर यानी कि पानी। तो अगर हम बात करें दुनिया में सबसे तेजी से
तो हमने देखा ही होगा कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट यानी वन जो है वो बहुत तेजी से घट रहे हैं। ठीक है, व्याख्या है कि पानी, वायु और सूरज की रोशनी ये तो प्राकृतिक संसाधन है जो खत्म नहीं हो सकते, लेकिन इंसानों द्वारा अपने फायदे के लिए बड़ी मात्रा में वनों को काट रहे हैं। वन पारिस्थितिक होने के साथ साथ सामाजिक आर्थिक संसाधन भी हैं। वन एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र है और जिसमें मुख्य रूप से वृक्ष होते हैं, जीवन के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं उपयोगी। पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा तेजी से घट रहे हैं। पेड़ों की संख्या जितनी घट रही है वो हमारे जीवन के लिए उतनी ही चिंताजनक है। नेक्स्ट है कि 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। यदि आज देव, दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी? फर्स्ट है 34 वर्ष, सेकेंड है 32 वर्ष, थर्ड है 36 वर्ष, फोर्थ है 38 वर्ष। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 34 ईयर यानी कि 34 वर्ष। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? तो इस समीकरण का मान ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2400। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये व्यक्त नहीं करता है। नेक्स्ट है कि डैश एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है एनोडाइजिंग, ऑप्शन बी है गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी है कैथोडाइजिंग, ऑप्शन डी है कास्टिंग। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया एनोडाइजिंग है। व्याख्या भी है कि एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है जो एल्यूमिनियम भागों की सतह पर घिसाव और संक्षारण प्रतिरोधी एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोटिंग का उत्पादन करती है। इसमें सामग्री पर ऑक्साइड परत बनाने के लिए एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिस टेडपोल वेस्ट के मेढकों में विकसित होते हैं। ऑप्शन ए है कायांतरण, मेटाफॉर्मोसिस, ऑप्शन बी है निषेचन, फर्टिलाइजेशन, थर्ड है अंतः स्थापना, एम्बीडिंग और फोर्थ है मुकुलन, बॉन्डिंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कायांतरण यानी कि मेटाफॉर्मोसिस। व्याख्या भी है कि कायांतरण प्रक्रिया द्वारा टेडपोल वेस्ट मेढकों में विकसित होते हैं। यह किसी जीव के जन्म के समय या अंडे सेने के बाद वयस्क अवस्था में पहुंचने की जैविक प्रक्रिया है जिसमें जानवर के शरीर में अचानक क्या हो जाता है? परिवर्तन। नेक्स्ट हमें इसे सरल करना है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, व्याख्या भी है कि इसको सरल करने के बाद हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दर्शन के प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में 800 के अधिकतम अंक के साथ 70% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए है 79%, ऑप्शन बी है 73%, ऑप्शन सी है 63%, ऑप्शन डी है 69%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 79%। व्याख्या है कि प्रश्नानुसार दर्शन के प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में कुल प्राप्तांक इस तरह से है, दोनों परीक्षाओं का संयुक्त प्रतिशत इस तरह से, और हमारा आंसर सही हो जाएगा 79%। नेक्स्ट है कि असरफियाँ लूटें और कोयले पर मोहर, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है कि बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना, सेकंड है कि सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना, थर्ड है कि स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना, और फोर्थ है कि एक वस्तु में होने वाले लाभ दूसरी वस्तु में हुई हानि में नष्ट हो जाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। ठीक है, असरफियाँ लूटें और कोयले पर मोहर यानी कि बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देकर छोटे खर्चों में दिखाना कंजूसी। व्याख्या भी है कि दी गई लोकोक्तियाँ हैं कि असरफियाँ लूटें और कोयले पर मोहर, इसका मतलब यही है कि बड़े खर्चों पर ध्यान न देकर छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। नेक्स्ट है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए है कि भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, सेकंड है कि रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, थर्ड है कि आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, और फोर्थ है कि आप मेरे साथ चलेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये अशुद्ध है।
व्याख्या भी है कि दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य है कि रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। शुद्ध रूप होगा कि रात उसके प्राण पखेरु हो गए। ठीक है। नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, थर्ड है हजारी प्रसाद द्विवेदी, फोर्थ है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं बात करें हम जयशंकर प्रसाद की तो आंसू, लहर, झरना, कामयानी ये सब इनकी रचना है। आचार्य महावीर प्रसाद ही द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे। व्याख्या भी है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इनका जन्म 1864 में और मृत्यु 1938 में हुई थी। ये हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार और युग प्रवर्तक थे। इन्होंने अपने युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान की। इनके इस अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सन 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कब से कब तक? 1864 में जन्म हुआ था, 1938 में मृत्यु हुई थी। ये महान साहित्यकार थे, पत्रकार थे और युग प्रवर्तक थे। वहीं 1900 से 1918 ईस्वी को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता था और 1903 से 1920 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का भी किया था संपादन। नेक्स्ट है कि कंदर्प, पंचसर और पुष्पधनवा ये निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए है कामदेव, ऑप्शन बी है गौरी सुत, ऑप्शन सी है बंसीधर, ऑप्शन डी है यक्षराज। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कामदेव। कंदर्प, पंचसर और पुष्पधनवा ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, कामदेव के सब पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हमारी व्याख्या भी है कि दिए गए कंदर्प, पंचसर, पुष्पधनवा ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। वहीं बंसीधर यानी कि गोपाल, मुरारी, माखन चोर, गिरधर, कृष्ण, कन्हैया ये सब इनके हैं। गौरी सूत यानी गौरी के पुत्र गणपति, लंबोदर, गजमुख, मूषक वाहन, मूषक मतलब चूहा वाहन है जिनका, यक्षराज ये है कुबेर, धनद और धनपति ये सारे पर्यायवाची याद रखना। नेक्स्ट है कि निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है, यानी जोड़ा जो गलत है वो बताना है। ऑप्शन ए है अनुदित, अनु प्लस उदित, ऑप्शन बी है अवनींद्र, अवनी प्लस इंद्र, ऑप्शन सी है श्रद्धानंद, श्रद्ध प्लस आनंद, ऑप्शन डी है बुद्धाभू प्लस उद्धार। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रद्धानंद यानी कि श्रद्ध प्लस आनंद ये गलत है। ठीक है, हमारी व्याख्या है कि दिए गए विकल्पों में श्रद्धानंद यानी कि श्रद्ध प्लस आदमी ये जोड़ा गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा श्रद्धा प्लस आनंद। ठीक है, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई अ करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम दी फॉलोइंग। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हमारी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनियम ऑफ रैबिड। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये एंटोनियम नहीं है, एंटोनियम का मतलब होता है विलोम यानी कि उल्टा। व्याख्या है कि विकल्प दी फैनेटिक, मतवाला, बावला दिए गए शब्द रैबिड, वन हु फाइनेटिशली सपोर्ट समथिंग, वन हु बिलीव समथिंग, फाइनेटिशली पागल यानी विक्षिप्त समर्थन का एंटोनियम नहीं है बल्कि मॉडरेट का मतलब माध्यम, कंजर्वेटिव का मतलब रूढ़िवादी और ट्रेडिशनल का मतलब परंपरागत होता है। नेक्स्ट है गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ऑप्शन सी हैविंग नो इंटेग्रिटी। व्याख्या भी है कि दिए गए आइटम्स मैन ऑफ स्ट्रॉ का अर्थ होता है क्या वीक मैन यानी कि कमजोर आदमी। इसका अर्थ हैविंग नो इंटेग्रिटी में निहित है, फिर विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमें रीड दी फॉलोइंग पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ पढ़ना है और उसके आंसर देने हैं। हमारा पैराग्राफ है कि The self-portrait is nothing new. Painters and photographers have always used themselves as subjects. Today, however, almost everyone walks around with a camera in his or his pocket. This is because most cell phones have cameras on them. The fact that most people have cell phone cameras with them all the time has led to the rise of the selfie. A selfie is the self-portrait usually taken with a cell phone. Since the pictures are usually taken on the cell phone, many people
tend to share these photographs with friends and even strangers on different social networking platforms. People used to share selfies include Instagram, Snapchat, and Facebook. People usually tag selfies when they are engaged in normal day-to-day activities. They take selfies of their commutes to work or school. People take selfies of themselves eating. Other people take selfies to show what they are wearing or whom they are hanging out with. तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इज सेल्फ पोर्ट्रेट अ न्यू थिंग्स। ऑप्शन है यस इट इज रिसेंट फिनोमेनन। सेकंड है कि नो इट हैज एक्साइटेड सिंस लॉन्ग। ऑप्शन सी है स्पेसिफाइड और ऑप्शन डी है कांट। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नो इट हैज एक्साइटेड सिंस लॉन्ग। दैट्स मीन कि इफ सेल्फ पोर्ट्रेट्स न्यू थिंग दैट्स मीन नो इट हैज एक्साइटेड सिंस लॉन्ग। नेक्स्ट है उपरोक्त पैसेज के अनुसार क्या सेल्फ पोर्ट्रेट नई चीज़ है? तो दैट्स मीन नो नहीं। नो इट इज़ एक्साइटेड सिंस लॉन्ग नहीं, ये बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है। जो कि पैसेज की इन पंक्तियों द सेल्फ पोर्ट्रेट इज नथिंग न्यू, पेंटर्स एंड फोटोग्राफर्स हैव ऑलवेज यूज्ड देमसेल्व्स एज सब्जेक्ट से स्पष्ट है। नेक्स्ट है कि विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। ऑप्शन ए इंस्टाग्राम, ऑप्शन बी है स्नैपचैट, थर्ड है ट्विटर, फोर्थ है फेसबुक। तो इसमें ट्विटर नहीं दिया गया था, बाकी इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक की बात की गई थी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि उपरोक्त पैसेज के अनुसार विकल्प सी ट्विटर पैसेज में एज अ सोशल नेटवर्किंग साइट मेंशन नहीं है, जो कि पैसेज के इन पंक्तियों पीपल शेयर सेल्फीज ऑन डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंक्लूड्स फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट से होता है स्पष्ट। नेक्स्ट है कि बरखा और चंद्रेश भाई बहन है, ये हमारा जो है ब्लड रिलेशन का है। मनीषा के 2 बच्चे हैं, वे सुरेश का बेटा है जो हंसा का ससुर है। हंसा का एक ही बेटा है। चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है और बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? फर्स्ट है बेटी, सेकंड है पत्नी, थर्ड है पोती, फोर्थ है पुत्र वधू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रैंड डॉटर यानी कि पोती। हमारा ब्लड रिलेशन कुछ इस तरह से बनना है कि बरखा जो है वो सुरेश की पोती है। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट वाला है, तो हमारे स्टेटमेंट में क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ रेलगाड़ियाँ सड़कें हैं, कोई सड़क जंगल नहीं है और सभी फूल जंगल हैं। तो फर्स्ट है कि कुछ रेलगाड़ियाँ फूल हैं, सेकंड है कि कुछ रेलगाड़ियाँ जंगल हैं, थर्ड है कि कुछ फूल रेलगाड़ियाँ हैं और फोर्थ है कि कोई भी सड़क फूल नहीं है। इस तरह से हमें आंसर बताना है कि फर्स्ट है कि केवल सेकेंड अनुसरण करता है, सेकेंड है कि केवल फर्स्ट करता है अनुसरण, थर्ड है कि केवल थर्ड अनुसरण करता है, फोर्थ है कि केवल फोर्थ अनुसरण करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कि ओनली फोर्थ फॉलोज यानी कि केवल फोर्थ अनुसरण करता है। ठीक है, हमने कथानुसार इसको इस तरह से कहा और इस तरह से करने के बाद हमारा ऑप्शन सिर्फ फोर्थ अनुसरण। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या क्या ज्ञात करनी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5061 ये विषम संख्या है। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2021 की 3 तारीखों को बुधवार था, तो इसको हमें निकालना है डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए को बुधवार था। ठीक है, 1 अप्रैल 2001 का दिन। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं और हमें इसका जो है वो बताना है कि बेहतर रेलवे नेटवर्क जैसे नई रेलवे लाइनें बनाने के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है। सेकंड है कि हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यदि दोनों कथन ए और बी जो हैं वो स्वतंत्र कारण हैं। व्याख्या है कि दिए गए कथनों में ए और बी अलग अलग परिवहनों की बात करते हैं, इसलिए एक दूसरे से संबंधित नहीं है और स्वतंत्र कारण हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना के पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र PACE का उद्घाटन भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? तो वो नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है, मुंबई महाराष्ट्र की है, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी कैपिटल है लेह। गृह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरण का एक व्यापक डेटाबेस है। संग्रह न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें कौन सी भाषा उपलब्ध नहीं है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है, तो वो गृह मंत्रालय ने की है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह हमारे। नेक्स्ट है कि पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया, तो वो छठा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2023 के 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम क्या थी? थीम क्या थी? इसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकास का पुनर्निर्माण और वैश्विक स्तर पर पुनः जागृति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जन जन साक्षर। ठीक है, हमारी व्याख्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के दौरान जश्न किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन जन जन साक्षर है। नेक्स्ट है कि किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय महिला ब्लाइंड दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम। नेक्स्ट है जिम स्कैयागो 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया है। वे किस देश से संबंधित है? तो ये यूनाइटेड किंगडम से संबंधित था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना प्रयोक्ता निर्णय अपनाया। प्रयोक्ता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA। इसकी करेंसी है डॉलर और यहाँ के वर्तमान में 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। और भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार और टाइगर ड्रम जैसे एक्सरसाइज होते हैं। वहीं फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। जर्मनी जो है यहाँ से आपातकाल इमरजेंसी ली गई है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस के किस संस्करण की मेजबानी की? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26वें संस्करण की मेजबानी की। नेक्स्ट है कि भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। 14 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? ऊर्जा संरक्षण दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है कि दी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है। NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी के द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जी नुसरवानजी टाटा। नेक्स्ट है कि पांगी घाटी भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है स्थित? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है लद्दाख। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। जो पांगी घाटी है ये पांगी घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला और हिमाचल की कैपिटल है देहरादून। गैरसैंण जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख भी। और जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, लद्दाख की कैपिटल है लेह। हमारी व्याख्या है कि पांगी घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा जिले में स्थित है और इस घाटी से चंद्रभागा नदी निकलती है। कौन सी नदी? चंद्रभागा नदी। नेक्स्ट है कि कोलकाता में स्थित पेंट विलियमसन ग्राउंड किस खेल से है संबंधित? ऑप्शन है गोल्फ, सेकेंड है हॉकी, थर्ड है फुटबॉल, फोर्थ है पोलो।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोलो। कोलकाता में स्थित पेंट विलियमसन ग्राउंड जो है ये पोलो खेल से संबंधित, कौन से खेल से संबंधित है? पोलो से संबंधित है। कौन? पेट विलियम्स ग्राउंड। वहीं पोलो की बात आई है तो किसकी मौत जो हुई थी वो पोलो खेलते समय हो गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई थी मृत्यु पोलो खेलते समय। ठीक है। वहीं की बात करें तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। व्याख्या है कि कोलकाता में स्थित पेंट विलियमसन ग्राउंड पोलो खेल से संबंधित है। इस मैदान का वर्ष 1951 में पेंट विलियमसन के नाम पर रखा गया था, जो कलकत्ता के पोलो क्लब के कौन थे? अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन ए है दादरा और नागर हवेली, ऑप्शन बी है पुडुचेरी, थर्ड है महाराष्ट्र, फोर्थ है तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादरा और नागर हवेली। सतमालिया हिरण अभ्यारण्य ये भारत के दादरा और नागर हवेली प्रदेश में है स्थित ही ये केंद्र शासित प्रदेश है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और दादरा नागर हवेली की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। व्याख्या भी है कि सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली में स्थित है। इसमें हिरण की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। इसमें कई अन्य जानवर जैसे कि सांभर, चीता, इन सब की भी प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? ऑप्शन ए है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी है प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और ऑप्शन डी है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। व्याख्या भी है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्यों को तथा संघ शासित प्रदेश के दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं शामिल, जबकि राज्यों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचित सदस्य का जो भाग है वो नहीं होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है? ऑप्शन ए है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। फोर्थ है कि खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि राशन बी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। व्याख्या भी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और इस संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन के यूनाइटेड किंगडम लंदन में है और स्थापना कब हुई थी? 1948 में। नेक्स्ट है कि कौन सी इसमें से कोमोरोस संघ की राजधानी है? ऑप्शन ए है निकोसिया, ऑप्शन बी है अक्रा, ऑप्शन सी है मोरोनी, ऑप्शन डी है हरारे। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोरोनी। जो मोरोनी है वो कोमोरोस संघ की क्या है? राजधानी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि कोमोरोस संघ की राजधानी मोरोनी है। निकोसिया जो है वो साइप्रस की राजधानी है। अक्रा घाना की तथा हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। तो सारी इंपॉर्टेंट है। कोमोरोस कहाँ की है? मोरोनी। मोरोनी की राजधानी है कोमोरस। वहीं साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया है। अक्रा, ये अक्रा की बात करें घाना की, और हरारे ये जिम्बाब्वे की राजधानी है। तो हरारे जिम्बाब्वे की, अक्रा ये घाना की, कोरस की, और निकोसिया ये साइप्रस की राजधानी है। नेक्स्ट है कि किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए है महर्षि पतंजलि, ऑप्शन बी है कालिदास, थर्ड है श्री यास्काचार्य और ऑप्शन डी है कल्हड़। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्री यास्काचार्य। ठीक है, निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ जो था वो श्री यास्काचार्य ने लिखा था। व्याख्या भी है कि निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ श्री यास्काचार्य कृत निरुक्त जो कि निघंटु पर एक टिप्पणी है। इसको वेदों के अध्ययन के लिए सहायक ग्रंथ है। हिंदू धर्म के 6 वेदांगों में से है एक।
और हिंदू धर्म के 6 वेदांग है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ठीक है, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और वही उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समय बैठकर शिक्षा को ग्रहण करना। हमारा पेट का प्रीवियस ईयर का पेपर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।